बच्चों, तो हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज पोल्यूशन। और होपफुली कि न्यूमेरिकल सब बच्चों ने ट्राई किए होंगे बेटा, जितनों पे मैंने टिक किए हैं एटलीस्ट बेटा उतने न्यूमेरिकल्स तुमने ज़रूर ही करने हैं, और जो सारे करें तो वो तो मतलब दी बेस्ट। तो इसलिए बेटा न्यूमेरिकल्स ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम है तो मैं से पूछ सकती हूँ। तो अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कोलिजन थ्योरी। तो देखो व्हाट इज कोलिजन थ्योरी। बेसिकली अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी अगर हम इसको स्टार्ट करें कि कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर बेसिकली हार्ड स्फीयर्स। मतलब दिस थ्योरी कंसिडर्ड रिएक्टेंट्स एज हार्ड स्फीयर्स, कि वो जैसे बॉल होती है ना, बॉल देखा है तुमने कि बॉल की तरह वो मानकर चलता है कोई हार्ड सी बॉल है। तो जब तक ऐसे समझो कि भाई जैसे दो रिएक्टेंट हैं और ऐसे हार्ड बॉल हैं, तो जब तक आपस में से टकराएंगे नहीं जोर से एनर्जी से, तब तक उनकी पुरानी बॉन्ड्स नहीं टूटेंगी, और जब तक पुरानी बॉन्ड्स नहीं टूटेंगी तब तक नई बॉन्ड्स भी फॉर्म नहीं होंगी। ठीक है, तो मतलब बेसिकली कोलिजन इज एसेंशियल फॉर अ रिएक्शन टू हैपन। ठीक है, कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए कोलिजन का होना बहुत 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 एक नेसेसरी कंडीशन है। दिस इज बेसिकली कोलिजन। ठीक है, अब हम इसके अंदर फर्दर और चीज़ों को करने जाएंगे। तो कोलिजन थ्योरी के अंदर जो सबसे पहले हम टर्म करेंगे दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो बेटा सी व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहती है कि किसी भी एक रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कितने टोटल, मतलब जैसे एक रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स हैं बहुत सारे, ठीक है, तो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, मतलब जैसे समझो कि भाई हमारे पास एक वेसल में है, उसमें 1 ml के अंदर, ठीक है, विद इन ओनली 1 ml कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर आपस में टकरा जाते हैं इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर किसी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा जाते हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स उनके बीच में हो जाते हैं एक ही सेकेंड में। समझ रहे हो कि बस ऐसे मैंने बोला 1, बस इतने में एक सेकेंड में और एक यूनिट वॉल्यूम में कितने टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पॉसिबल होते हैं किसी भी रिएक्शन में, तो दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय Z। क्लियर बेटा। अच्छा, अब देखो ये हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, और हमने ये देखा है बेटा कि जो गैसियस रिएक्शंस होते हैं, मतलब जब गैसियस रिएक्टेंट्स होते हैं और आपस में वो कोलाइड करते हैं, तो हमने देखा है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी 10⁻⁵ से लेकर 10⁻28 भी होती है। सोचो 10⁻25 मीन्स मैं यहाँ पर 25 जीरोज लगा दूँ या 28 जीरोज लगा दूँ, तो सोचो एक ही सेकंड में इतने सारे कोलिजन्स हो जाते हैं। कब? अगर हमारे रिएक्टेंट्स अगर गैसियस होते हैं, तो मतलब इतने भी देख ही गए हैं मैक्सिमम। समझ रहे हो? तो अब ये सोचो बेटा कि अगर एक ही सेकंड में इतने सारे कोलिजन हो जाते हैं, है ना, तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द, मतलब ये एक मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसका मतलब एक सेकंड में और एक यूनिट वॉल्यूम में ही बस इतनी जरा सी जगह में 1 ml तो थोड़ा सा होता है ना। समझो कि एक जो चम्मच होती है हमारी थोड़े से, उसमें भी ऐसे 2.5-3 ml आ जाता है, जो छोटी सी चम्मच, उसमें भी देखो 1 ml तुमने जब कभी देखा भी होगा, जब हमने लैब में काम किया है, तो जो हमारे मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं 1 ml बहुत थोड़ी सी अमाउंट होती है। अगर आप पिपेट से भी देखें तो बहुत पिपेट भी, मतलब पिपेट से तो हम 1 ml को ऐसे मेजर करना भी मुश्किल है, हमारे पास तो 20 ml की होती है ना, 20, 25, 10 ml के पिपेट से, तो मतलब 1 ml मीन्स बहुत इतनी सी जगह में। ठीक है, और एक ही सेकंड में सोचो इतने सारे कोलिजन्स अगर हो जाते हैं, तो इसका मतलब हर रिएक्शन को क्या होना चाहिए, फास्ट रिएक्शन ही होना चाहिए। अगर एक ही सेकंड में इतने टकरा गए, तो एक सेकंड होने से पहले तो रिएक्शन पूरा ही हो जाएगा। समझ लो बेटा कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा हमें जो मिलती है, ये इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि इसका मतलब मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस को, या हम कहें लगभग सभी रिएक्शंस को, क्योंकि तो मैक्सिमम वैल्यू है। सोचो इससे अगर थोड़ा कम भी है तो वो भी एक बहुत बड़ी वैल्यू है कि भाई रिएक्शन तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो मतलब सारे रिएक्शंस को ही अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम अकॉर्डिंग टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी देखें, तो सारे रिएक्शन को फास्ट रिएक्शन ही हो जाना चाहिए। बट एक्चुअली में बेटा सारे रिएक्शन तो फास्ट नहीं होते हैं, बहुत कम ही रिएक्शंस फास्ट रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शंस मॉडरेट भी होते हैं, रिएक्शंस हमारे स्लो भी होते हैं खूब सारे।
जबकि कोलिजन फ्रिक्वेंसी हमारी क्या है, इतनी ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो कोलिजन फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने के बावजूद भी सारे रिएक्शन, फास्ट रिएक्शंस या जिन रिएक्शंस की कोलिजन फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है ना बेटा, वो भी सारे फास्ट रिएक्शंस नहीं होते। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो रिएक्शंस को मतलब फास्ट नहीं होने देती, दो द कोलिजन फ्रिक्वेंसी इज टू मच हायर। समझ रहे बेटा? तो इसका क्या रीज़न होता है बेटा कि टकराए तो सही, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स देखो आपस में ऐसे टकरा गए, ऐसे देखो प्यार से बस ऐसे ऐसे, ये एक रिएक्टेंट है एक रिएक्टेंट है, ऐसे छू के चले गए बस। तो टकराना तो हम इसको भी कहेंगे, कोलिजन तो ये भी है। पर तुम क्या सोचो कि अगर ऐसे प्यार से ही छू कर एक दूसरे को बस चले जाएंगे, तो क्या उससे इतने टकराने से, इतनी फोर्स से टकराने से तुम्हें लगता है कि पुरानी बॉन्ड्स टूट जाएंगी? भी टूटेंगी। समझ लो बेटा कि कोलिजन्स तो एक सेकंड में इतने सारे हो जाते हैं कि कोई हल्का सा छू गया, यहाँ से छू गया, इधर से छू के निकल गया, जरा सा भी टच हुआ तो वो भी कोलिजन है। तो कोलिजन तो बहुत सारे हो रहे हैं एक सेकंड में, पर हमें ये देखना है उनमें से कितने कोलिजन्स अफेक्टिव हैं। अफेक्टिव मतलब कि वो कोलिजन इतना प्रॉपर है, इतना फोर्स के साथ है, इतनी एनर्जी के साथ है कि पुरानी बॉन्ड से टूट रही है टकराने से। पुरानी बॉन्ड्स टूटेंगी जब तो नई बॉन्ड बनेगी। ठीक है, तो कोलिजन आपस में उनका जो हो रहा है दैट शुड बी सो मच इफेक्टिव कि पुरानी बॉन्ड्स हमारी गेट ब्रेकअप। बट ऐसा नहीं होता है कि मोस्ट ऑफ द कोलिजन्स बेटा जो रूम टेम्परेचर पर होते हैं वो हमारी इफेक्टिव नहीं होते। इसलिए टकराए तो बहुत सारे, पर हर टकराने से प्रोडक्ट हमें नहीं मिला। तो जिस टकराने से, जिस कोलिजन से हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है वो कोलिजन हमारा क्या कहलाता है? अफेक्टिव कोलिजन कहलाता है। तो इसमें पहली डेफिनेशन तो तुम कोलिजन फ्रिक्वेंसी देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड इन अ रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रिक्वेंसी। और अफेक्टिव कोलिजन्स क्या होते हैं कि दोज कोलिजन्स विच कैन ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन, कि जिनकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो जाता है, दैट कोलिजन, दोज कोलिजन्स आर कॉल्ड अफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है बेटा? और रूम टेम्परेचर पे अफेक्टिव कोलिजन्स का नंबर बहुत कम होता है। कोलिजन फ्रिक्वेंसी तो बहुत ज़्यादा होती है बट अफेक्टिव कोलिजन्स का नंबर बहुत कम होता है। इसलिए सारे रिएक्शंस हमारे क्या हैं? फास्ट रिएक्शंस नहीं होते। आई बेटा बात समझ में? तो अब हम एक बार, ये तो हुई दो, हमने 2 पॉइंट देखे उसके चक्कर। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि क्यों रूम टेम्परेचर पर सारे कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं हो पाते। ठीक है, तो इसमें हम देखो 2 पढ़ेंगे, मतलब 2 चीज़ें, 2 पॉइंट में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि वाई ऑल द कोलिजन्स दैट वी कैन सी इन कोलिजन फ्रिक्वेंसी आर नॉट इफेक्टिव एट रूम टेम्परेचर। तो देयर आर 2 बैरियर्स, है ना, कि यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, देयर आर 2 बैरियर्स विच मेक्स द कोलिजन्स अनइफेक्टिव। कि टकराना हमेशा इफेक्टिव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि दो बाधाएं आती है, 2 बैरियर्स आते हैं जो हर कोलिजन को झेलने पड़ते हैं। जो कोलिजन उन बाधाओं को पार कर जाता है वो कोलिजन इफेक्टिव हो जाता है। जो उस बाधा से रह जाता है, डर के पीछे छूट जाता है, तो वो कोलिजन अनइफेक्टिव हो जाता है। तो उसकी वजह से कोई रिएक्शन हो ही नहीं पाता। ठीक है, तो अब हम उन 2 बैरियर्स को कर रहे हैं which makes the collision uneffective, और अगर वो बैरियर्स पार हो जाते तो कोलिजन हो जाता है अफेक्टिव। क्लियर बेटा? तो वो 2 बैरियर्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है बेटा एनर्जी बैरियर, इससे पहले हमने कोलिजन फ्रिक्वेंसी देखा। सेकंड नंबर पे हमने क्या देखा बेटा? अफेक्टिव कोलिजन्स। तो यू शुड नो दीज 2 टर्म्स। अब सारे कोलिजन्स को इफेक्टिव होने से कौन सी 2 बाधाएं रोकती हैं? तो वो 2 बाधाएं हम करने जा रहे हैं। देयर आर 2 बैरियर्स। ठीक है, तो फर्स्ट इज एनर्जी बैरियर। तो एनर्जी बैरियर देखो बेटा क्या होता है? एनर्जी बैरियर होता है कि क्या होता है बेटा कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं तो उनके टकराने के दौरान उनके पास एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, ऐसे जोर से टकरा। ठीक है, मतलब हर एक पुरानी बॉन्ड को टूटने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास क्या होनी चाहिए? कम से कम अमाउंट ऑफ कुछ एनर्जी होनी चाहिए कि, और उस एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं ना। पहले हम उसको टर्म को ही देख लेते हैं कि वो टर्म क्या है। एनर्जी बैरियर के अंदर हम एक टर्म करेंगे दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी।
थ्रेशोल्ड जो वर्ड होता है ना बेटा, ये मतलब 11th में भी तुमने पढ़ा होगा, मतलब थ्रेशोल्ड वर्ड हम बेसिकली वहाँ यूज करते हैं, मतलब कोई भी काम होने के लिए भी कम से कम तो इतनी रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा हो तो बढ़िया है, पर कम से कम इतनी चीज तो हमें चाहिए है ना, नहीं तो काम नहीं बनेगा। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वो एनर्जी जो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होनी ही चाहिए ताकि उसका कोलिजन इफेक्टिव हो जाए। समझ रहे हो कि दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव ड्यूरिंग कोलिजन सो दैट देयर कोलिजन्स बिकम इफेक्टिव इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसको हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट possess so that their collisions become effective, that amount of energy is called threshold energy. Clear? आई बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन समझ में आई? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, तो इसलिए ये तुम्हें ध्यान रखनी है। तो एक होता है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर क्या कहता है कि ज्यादातर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास रूम टेम्परेचर पर थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होती। ठीक है, तो अगर कुछ के पास होती है तो रिएक्शन थोड़ा बहुत होता है, समझ रहे हो, ज्यादातर के पास क्योंकि होती ही नहीं है। टकराने के दौरान ऐसे प्यार से ऐसे 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 करके जा रहे हैं आराम से, तो ऐसे तो मीन्स मतलब वो एक अलग फैक्टर है। तो ऐसे प्यार से टकराए, इस टकराने से कोई उनपे वो थ्रेशोल्ड एनर्जी उनके पास थी नहीं, तो उनका वो टकराना नहीं हुआ, वो एक तरीके से इफेक्टिव नहीं हुआ वो टकराना, वो सिर्फ टच हुए हैं। ठीक है, तो हम उसको कोलिजन तो कहेंगे बट दैट इज नॉट एन इफेक्टिव कोलिजन। जब ऐसे फोर्स के साथ टकराएंगे कि पुरानी बॉन्ड टूट जाए तो दैट इज इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, तो जो एनर्जी उनके पास होनी चाहिए ताकि उनके कोलिजन इफेक्टिव हो जाए वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एक तो बात है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर क्या है कि मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी बट मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या है, डू नॉट हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी ड्यूरिंग देयर कोलिजन। तो इसलिए ज्यादातर मॉलिक्यूल्स का टकराना इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए उनकी वजह से प्रोडक्ट नहीं बन पाते हैं, रिएक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, तो दिस इज एनर्जी बैरियर कि एनर्जी इतनी नहीं होती है कि उनकी पुरानी बॉन्ड टूट जाए। एक जिनके पास होती है तो वो प्रोडक्ट दे देते हैं, तो एक तो ये बैरियर है। दूसरा होता है हमारा ओरिएंटेशन बैरियर। दूसरा क्या है बेटा? ओरिएंटेशन बैरियर। पिछली वीडियोस में ना बेटा एक वीडियो में वॉल्यूम की थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, तो इसलिए आज ना मैं ये ब्लूटूथ यूज कर रही हूँ। ये एक्चुअल में थोड़ा लूज है, निकल रहा है कि ताकि वॉल्यूम की तुम्हें इस बार कोई मतलब कैसी भी प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए आई एम यूजिंग दिस। तो देखो सेकंड है ओरिएंटेशन बैरियर। एक है एनर्जी बैरियर, सेकंड इज ओरिएंटेशन बैरियर। अब देखो ओरिएंटेशन बैरियर क्या होता है, उसको अगर हम ऐसे एक फिगर से समझें तो बेटा जैसे कि ये एक रिएक्टेंट है और ये एक रिएक्टेंट है। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ कि भाई ये आपस में देखो अगर ऐसे टकराएं, यहाँ इनकी बॉन्ड है, तो अगर इनका ओरिएंटेशन का मतलब होता है बेसिकली डायरेक्शन, कि ड्यूरिंग कोलिजन देयर डायरेक्शन क्या है, शुड ऑल्सो बी प्रॉपर, कि वो भी प्रॉपर होना चाहिए। मतलब टकराते टाइम ऐसा डायरेक्शन हो कि उनकी बॉन्ड जहाँ बन रही है ना उस जगह पर जोर पड़े, वहां स्ट्रेस पड़े। समझ रहे हो, किसी और जगह पर स्ट्रेस पड़ेगा तो बॉन्ड नहीं टूटने वाली। अब जैसे मान लो ये यहाँ ऐसे टकराए कि बॉन्ड इनकी यहाँ है, तो यहाँ फोर्स लगी, बॉन्ड टूटेगी। मतलब टकराने के दौरान एक तो उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी भी होनी चाहिए, पर डायरेक्शन भी प्रॉपर होना चाहिए कि जोर वहीं पड़े जहां पर बॉन्ड बनी हुई है मॉलिक्यूल में। अब मान लो कि देखो ये एक हमारा मॉलिक्यूल ऐसे है, ठीक है, अब ये देखो एक ऐसे है। अब देखो बेटा ये मतलब ये यही है, इसी को ही मैं देखो यहाँ फिगर थोड़ा इधर बनाती हूँ, यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू थिंग्स। देखो एक तो है ओरिएंटेशन ये कि टकराएंगे तो यही जोर पड़ेगा जहां बॉन्ड है, और एक देखो मैं इस तरीके से बनाऊं कि ये एक हमारा ये एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। अब ये ऐसे चला, ये ऐसे चला, टकराया तो सही, मतलब ऐसे बस यहाँ ऐसे टच होकर चले गए दोनों, ऐसे आएंगे तो हल्के सी आप खूब एनर्जी है दोनों में, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है, बट जोर पड़ना चाहिए यहाँ, समझ रहे हो, पर ऐसे छू के चले गए, जोर से ऐसे बस छू के चले गए एक दूसरे को, तो क्या है उनके पास एनर्जी तो थी, मतलब बहुत स्पीड में एक दूसरे से टच होकर के गए ना, पर मतलब जोर वहां नहीं लगा उनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी का जहां पर उनकी बॉन्ड बनी हुई थी, समझ रहे हो।
तो अगर टकराने के दौरान उनका ओरिएंटेशन, उनका डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है, देन ऑल्सो कोलिजन बिकम अनइफेक्टिव। ठीक है, तो दोनों के टकराने के दौरान क्या होना चाहिए, उनके पास एनर्जी भी प्रॉपर होना चाहिए और उनका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। दोनों में से अगर एक भी फैक्टर प्रॉपर नहीं होगा तो देन देयर कोलिजन इज अनइफेक्टिव, उसकी वजह से प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दीज आर द टू बैरियर्स विच मेक्स द कोलिजन इनइफेक्टिव, और अगर ये बैरियर पार हो जाते हैं तो दीज क्या है, द कोलिजन्स बिकम्स इफेक्टिव। ठीक है, अरे बेटा बात समझ में। इसको मैथमेटिकली भी हम एक उससे देख लेते हैं, मतलब ये जो हमारी कोलिजन थ्योरी है कि K इज इक्वल टू पी जेड, और यहाँ पर हमारा e रेज टू द पावर, ये भी हम थोड़ी सी टर्म्स इसमें हम आगे भी करने वाले हैं। तो इसमें देखो p एक तरीके से क्या है हमारा, p यहाँ पर हमारे ओरिएंटेशन फैक्टर है। ठीक है, p रिप्रेजेंट्स है ओरिएंटेशन फैक्टर, z हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, e एक्सपोनेंट है सिंपल, Ea जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी टर्म है जिसको अभी जस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। R गैस कांस्टेंट है एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मींस टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो मैथमेटिकली, और K रेट कांस्टेंट है, तो मतलब रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, ओरिएंटेशन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी में से कितनों के पास ये एनर्जी वाला फैक्टर है, मतलब ऐसे समझ सकते हो ये ओरिएंटेशन फैक्टर है और ये एनर्जी फैक्टर है। इसकी हमें डिटेल नहीं करनी है, बस एक हमें जस्ट इक्वेशन देखनी है कि मैथमेटिकली कोलिजन थ्योरी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो हमने उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखा, और मैथमेटिकल ये एक रिलेशनशिप है फॉर डिस्क्राइबिंग, एक तरीके से फॉर गिविंग कोलिजन थ्योरी। ठीक है, जिसमें ये ओरिएंटेशन फैक्टर है, दिस इज एनर्जी। क्लियर बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट कोलिजन थ्योरी।